हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एस्पिरेंट क्लासेस ऑनलाइन। आज हम लोग नीट क्रैश कोर्स का 4th लेक्चर लेके आ रहे हैं आपके सामने। इसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। ठीक, आज आपको जीवन में पहली बार आपको ठीक है ऐसा लेक्चर मिलेगा जिसमें आपको गैमेटोजेनेसिस के हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हर कॉन्सेप्ट, कब 2n होता है, कब n होता है, कब क्या होता है, हर चीज। क्यों? क्योंकि मैं इसका सेल डिवीजन का भी थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देकर तब पढ़ाऊंगा गैमेटोजेनेसिस। तो फर्स्ट टाइम आप पूरा वीडियो देखिए, आप फिर उसके बाद बोलिए कि हाँ गैमेटोजेनेसिस आपको आया या नहीं आया, और लाइक कमेंट जरूर करो कि गैमेटोजेनेसिस कैसा लगा। ठीक है, जरूर कीजिए। आइए देखिए, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। कभी भी बायोलॉजी में जेनेसिस वर्ड होता है तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी गैमेट के बनने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, गैमेट बनने का। ठीक, अब एक बात बताते हैं, गैमेट कितने तरह के होते हैं, तो हम कहते हैं कि दो तरह का। कौन कौन? एक होता है स्पर्म और एक होता है ओवम या ओवा कहेंगे। स्पर्म मेल में, ये किसमें होगा, मेल में। ठीक, और ओवा किसमें होगा, फीमेल में होगा। ठीक, इतनी बात जानते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस, देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी हम कह सकते हैं कि गैमेट के बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। अब गैमेट कितने तरह का, स्पर्म और ओवा। अब देखो, तो गैमेटोजेनेसिस कितने तरह के हो गए हम लोग के सामने गैमेटोजेनेसिस। तो याद रखना क्या है, देखो ये नाम क्रैश कोर्स है मगर मैं पूरा फुल डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक, और सेकंड वन इज oogenesis। ठीक, अब देखो यार समझो, स्पर्मेटोजेनेसिस, नाम में ही स्पर्म है तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा किसमें, मेल में। इट अकर इन मेल, मेल 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 को ऐसे लिखते हैं हम लोग, मेल में होगा। ठीक है, होता क्या है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो हम कह सकते हैं कि स्पर्म को बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis आ जाइए। ठीक, oogenesis किसमें होगा, तो हम लोग कहेंगे फीमेल में। ठीक है, फीमेल में होगा। इसमें क्या बनेगा, ओवा या ओवम हम लोग कहेंगे। ठीक, इसी के प्रोसेस को, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेगा, oogenesis से ओवा बनेगा, और इन दोनों प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो तरह के, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। Spermatogenesis occur in male, oogenesis occur in female. In oogenesis किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ओवा का। इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है गैमेट जो होते हैं वो n होते हैं, इसी को कहते हैं हैप्लॉइड। कोई भी गैमेट होगा हैप्लॉइड होगा, यानी ओवा भी n होगा, ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। एक बात आपको बता दूं मैं, ठीक, एक बात बता दूं, ये दोनों प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है, दोनों प्रोसेस, अब थोड़ा ध्यान से सुनना है। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक, इन oogenesis किसमें होगा, फीमेल में। तो फीमेल में oogenesis स्टार्ट होता है इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है, बहुत पहले। सोच लो गर्ल्स लोग में बर्थ से पहले ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है, मगर कहिए कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, हर जगह पे बैरियर है जहां पे रुकना पड़ जाता है। तो कहेंगे स्टार्टिंग तो होगा एम्ब्रियोनिक लाइफ में। यहाँ स्टार्टिंग कब होगा, याद रखना, यहाँ स्टार्टिंग कब होगा, एम्ब्रियोनिक में नहीं, यहाँ कब स्टार्टिंग होगा, आफ्टर प्यूबर्टी। याद रखिएगा, आफ्टर प्यूबर्टी। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, अब दोनों बनता है किस चीज से, प्रीमोडियल जर्म सेल से। प्रीमोडियल जर्म सेल, प्रीमोडियल जर्म सेल ही बना। प्रीमोडियल जर्म सेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, बनेगा क्या, स्पर्म। प्रीमोडियल जर्म सेल्स में oogenesis होगा, बनेगा क्या, ओवा। याद रखना। ठीक, अच्छा एक बात आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में लेट स्टार्ट होता है, आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक, तो भगवान ने कहा क्या कि चलो तुम लेट स्टार्ट करते हो तो तुम में लेट तक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल अकर कब तक होगा, तो हम लोग एक माना जाता है कि मेल कभी, मतलब पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं वो कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। भले उनके बॉडी में दांत धोखा दे दे, यानी सारे दांत निकल जाए, मगर स्पर्मेटोजेनेसिस कभी स्टॉप नहीं होता, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन रेगुलर होता है, पूरी उम्र होता है। मगर oogenesis
गर्ल्स लोग में oogenesis होता है ओवा, ये ताकि क्योंकि ये बहुत पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, तो इसलिए नेचर ने बोला क्या कि अच्छा स्टार्टिंग पहले की हो तो एंड तुमको पहले करना होगा। तो oogenesis जो होते हैं वो पूरे लाइफ नहीं चलता, वो अप्रोक्सीमेटली 50 इयर्स, जिसे आप पढ़ेंगे आगे मेनोपॉज, ठीक, तभी तक रिप्रोडक्टिव फेज इसका मतलब फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज फिक्स है, मतलब कि जब तक मेनोपॉज नहीं आता रिप्रोडक्टिव एज कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, मेल कभी बुरा नहीं हो सकता, फीमेल, अब इस पे हम कुछ बोलेंगे नहीं तो कहोगे कि क्या। चलिए, तो आई बात समझ में, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनाने के प्रोसेस को कहते हैं, oogenesis ओवा बनने के प्रोसेस को कहते हैं। इसमें पूरा फुल लाइफ स्पर्म बनेगा, oogenesis में पूरे लाइफ ओवा नहीं बनता है, ठीक। कहां बनता है, बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है मगर रुका हुआ रहता है, और फाइनली कब तक बनेगा, जब तक कि मेनोपॉज ना आ जाए। तो इतना देखो, ये तो एक छोटा सा बात हुआ, मगर हम लोगों को इन डिटेल पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, उसके लिए हमें पढ़ना होगा पहले माइटोसिस मियोसिस का कॉन्सेप्ट हमें देखना होगा। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, तब जाकर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। देखो एक बात मैं बता देता हूं, सेल डिवीजन थोड़ा समझ लीजिए, ठीक। सेल डिवीजन, कोई भी एक सेल होगा, ठीक, जब भी डिवाइड करेगा दो नए सेल का फॉर्मेशन करेगा, याद रखना। कोई भी एक सेल डिवाइड करता है, दो नए सेल का फॉर्मेशन करता है हर बार। जब भी एक सेल डिवाइड करेगा कितना सेल बनाएगा, दो सेल बनाएगा, ये चीज को याद रख लेना। सेल डिवाइड करेगा, दो नए सेल को बनाएगा। तो सेल डिवीजन, अब देखो सेल डिवीजन का तरीका क्या है, तो दो तरीका है, मतलब सेल को डिवाइड करने का दो तरीका। एक को कहा जाता है माइटोसिस, ठीक, जिसी को माइटोटिक भी कहेंगे, और सेकंड वन इज मियोसिस, ठीक, या इसी को आपके बुक में लिख देता है मियोटिक, ठीक, या इसी को हम लोग कह सकते हैं रिडक्शन डिवीजन में, ठीक है। मगर यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है हमको, जरूरी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक। गैमेट बनने में हमेशा मियोसिस ही होगा क्योंकि रिडक्शन करना है। अब समझो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये भी एक तरह का डिवीजन का ही टाइप है, ये भी एक डिवीजन करेगा, और जब भी डिवीजन करेगा दो नए बनाएंगे सेल्स। अब मान लो सपोज करो कि एक सेल है, ठीक, इसमें हमने ले लिया 50 क्रोमोसोम, मान लो एक सेल है जिसके न्यूक्लियस के अंदर 50 क्रोमोसोम है, और अगर आप इसमें माइटोसिस करोगे, तो जब भी माइटोसिस करेगा कितना सेल बनेगा, आपको पता है दो नए सेल बनते हैं। और ये बस ओ कट रहा है, एक मिनट बाबू, कट रहा है। आइए देखिए, मैं इसको ऊपर थोड़ा लिख देता हूं, ठीक। देखो माइटोसिस, ठीक, माइटोसिस, देखो अगर मैं आप कहूं कि इसमें 50, एक सेल नहीं है जिसमें क्रोमोसोम 50 है, ठीक, तो जब भी कोई माइटोसिस होगा तो आपको पता है कि दो नए सेल बनेंगे। अब आ रहा है आप लोग को क्लियरली, हाँ आ रहा है, ठीक। जब क्योंकि एक डिवीजन करता है दो नए सेल बनता है, तो हमेशा याद रखना कि माइटोसिस जब भी होगा, इसको इक्वेशनल डिवीजन इसलिए करते हैं, सिर्फ सेल की संख्या बढ़ता है, क्रोमोसोम का संख्या नहीं बढ़ता। यानी अगर 50 लिए हैं तो यहां भी 50 होगा, यहां भी 50 होगा, ठीक। इसका मतलब अगर हम ऊपर में यहां 50 के जगह पे 2n लिख दें तो यहां भी क्या लिखेंगे 2n, यहां भी क्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2n लिखेंगे। अगर यहाँ 40 तो यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ n तो यहाँ भी n, यहाँ भी n। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, याद रखना इक्वेशनल डिवीजन में क्रोमोसोम चेंज नहीं करता, सिर्फ सेल का संख्या बढ़ जाता है। क्लियर है इतनी बात, क्यों, माइटोसिस, ठीक। अब आते हैं मियोसिस में। मियोसिस के अंदर दो पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ठीक। तो चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं मियोसिस। याद रखना मियोसिस जो होते हैं, ठीक, मियोसिस में दो पार्ट होता है। मियोसिस, पूरा मियोसिस कंप्लीट होता है दो फेज में, एक फर्स्ट फेज और एक सेकेंड फेज। आपको दिख रहा है, दिख रहा है। चलो देखो, अगर हमारे पास कोई सेल है, अब देखो कोई सेल है, अगर हमारे पास इसके पास 40 क्रोमोसोम है,
तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मियोसिस फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट होता है, याद रखना। क्यों, आपको अभी इन डिटेल नहीं, अभी आपको सिर्फ देखना है कि जिससे आपको गैमेटोजेनेसिस क्लियर हो जाए। मियोसिस फर्स्ट, याद रखना ये रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक। तो ये सेल डिवाइड करेगा मियोसिस फर्स्ट के, तो आप कितने सेल बनाएंगे बोलो। हाँ देखो बताया आप लोग क्या, तो देखो 2 सेल बनेंगे सर। अब देखो मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन मतलब क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा मतलब 20, यहां भी क्या हो जाएगा 20, ठीक। मतलब क्या कि अगर मियोसिस फर्स्ट कराएंगे, इसलिए रिडक्शन डिवीजन लिखता है, किसी में भी मियोसिस फर्स्ट कराएंगे, फर्स्ट याद रखना, तो जितना सेल में क्रोमोसोम होगा उसका हाफ हाफ का 2 सेल बन जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, मियोसिस सेकंड कराना है, मियोसिस सेकंड, याद रखना इस चीज को। मियोसिस सेकंड जो होते हैं वो इक्वेशनल डिवीजन होते हैं, और इक्वेशनल डिवीजन में अभी हम बताएं आपको क्या करते हैं, क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, सिर्फ सेल का संख्या बढ़ता है। अब बताओ इसमें मियोसिस होगा, अगेन आपके पास कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। तो इसका भी तो 2 सेल बनेगा, हम 2 हमारे 2, आ रहा है बात समझ में, ये सेल बनेगा कि नहीं बनेगा, सब लोग को दिख रहा है, चलो दिख रहा है। अब आप बताइए इसमें क्रोमोसोम कितना होगा, इक्वेशनल डिवीजन में क्या करते हैं, क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, अगर यहाँ 20 है तो यहाँ भी कितना होगा 20 होगा, 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 ठीक, यही होगा। तो टोटल 4 बन गए कि नहीं बन गए, 4 सेल, यानी एक मियोसिस से हमें 4 सेल मिला। अब देखो एक बात समझो, अगर यहाँ 2n होगा, तो समझो यहाँ 2n होगा तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ 2n है तो रिडक्शन डिवीजन हाफ कर दो, तो 2n है तो 2n कैसे बना होगा 2n से, तो उसका हाफ होगा, 2n है तो n याद रखिए n प्लस n इक्वल टू 2n होता है ना, तो 2n का हाफ क्या होगा, एक n और एक n, तो यानी 2n अगर हम यहाँ रखेंगे, अब हम यहाँ लिख भी देते हैं, देखो इसको देख लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब देखो यार, अगर हम यहाँ 2n ले लें तो यहाँ क्या आएगा 2n रिडक्शन डिवीजन है तो n आएगा, यहाँ क्या आएगा n। अब बताओ इसमें इक्वेशनल डिवीजन है तो यहाँ भी क्या आएगा n, यहाँ भी क्या आएगा n, यहाँ भी क्या आएगा n, यहाँ भी क्या आएगा n। तो क्लियर हुआ बात। आपको याद रखना है कि मियोसिस फर्स्ट में हाफ करना है और मियोसिस सेकंड में जो ऊपर में लिया उसी को कंटिन्यू रखना है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा गैमेटोजेनेसिस में, ठीक, कभी नहीं। और अगर कुछ भी मतलब कोई भी लेके चलो रिडक्शन डिवीजन उसका हाफ, और मियोसिस सेकंड में जो है उसी को रखो, सिर्फ सेल की संख्या को बढ़ा दो, ठीक है। तो यही था आपका सेल डिवीजन। अब देखो आप जानते हो कि क्या आता है, सबसे पहले किसी भी सेल डिवीजन में सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज, ठीक, और फिर टेलोफेज, ठीक है। यानी अगर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले जाएगा प्रोफेज में, फिर मेटाफेज में, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। जैसे ही टेलोफेज होगा मियोसिस कंप्लीट, फर्स्ट कंप्लीट, फिर मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा, फिर से वो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। याद रखना ये एक सीक्वेंस में होगा, सबसे पहले प्रो, फिर मेटा, फिर एना, फिर टेलोफेज। इतनी बातें क्लियर है। देखिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेके आ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस आपने पढ़ लिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जानने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस होते कहाँ पे हैं। तो हम लोग जानते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बताया हूँ फिर बताया तो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो ये टेस्टिस है, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबुल तो टेस्टिस में होगा। टेस्टिस के अंदर इस तरह से कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, इस तरह से कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोबुल्स, फर्स्ट लेक्चर में देखना टेस्टिकुलर लोबुल्स, और इसकी संख्या होती है अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट होते हैं। हर कंपार्टमेंट के अंदर इस तरह से हाईली क्वाइल्ड मस्कुलर ट्यूब, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। याद रखना हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं इस तरह के, इसके अंदर और यहाँ क्या होते हैं रेटी टेस्टिस, और यहाँ क्या होते हैं ट्यूबुलर रेक्टी, ठीक। यहाँ क्या होता है वासा डिफरेंशिया, यहाँ इपिडाइमिस,
एपिडर्मिस का काम होता है टेम्पोररी स्पर्म को स्टोर करना और साथ में न्यूरिशमेंट भी देना, ठीक, याद रखना, स्टोर एंड न्यूरिशमेंट दोनों। कौन? एपिडर्मिस हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है। टेस्टिकुलर लोबस 250, मतलब एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होंगे, हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब होंगे जिसे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहेंगे। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर का एक कंपार्टमेंट का हम आपको एक फिगर बनाते हैं, ठीक। अब देखिए एक कंपार्टमेंट के अंदर अगर फिगर अगर बनाया जाए इस तरह से, कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट को अगर ऐसे फिगर है तो इसके अंदर हाईली कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब होता है, इस तरह का ट्यूब होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसा ऐसा कितना होगा? ऐसा ऐसा, अगर हम ऐसे करें तो ऐसा ऐसा कितना होगा? ऐसा ऐसा और भी ट्यूब होगा, ठीक। अब इसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का जो लाइनिंग होता है वो दो सेल का बना होता है, याद रखना, 2 सेल का बना होता है, इस तरह से, इस तरह 2 सेल का बना होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, क्लियरली कर देता हूं, ठीक। ये 2 सेल का बना होता है। ये देखो ब्लू वाला जो है ना, इसको कहते हैं सर्टोली सेल्स, ब्लू वाले को सर्टोली सेल्स कहेंगे। और जो ग्रीन वाले जो सेल्स आपको दिख रहे हैं इसको आप कहिएगा स्पर्मेटोगोनिया, जिसे मेल जर्म सेल्स कहते हैं, याद रखना। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया और सेकंड वन इज सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, यही स्पर्मेटोगोनिया, देखो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, यही एक्चुअल में ये ग्रीन ग्रीन जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक। और इसके ढेर सारे सेल्स को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। यानी पहले एक सेल बनेगा, ये माइटोसिस करेगा, तो आपको भी पता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, अपने सेल की संख्या को बढ़ाएगा। अगर यहाँ 2n है तो यहाँ भी 2n होगा, 2 2n बन जाए, मतलब 2 स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा, फिर 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बढ़। तो हम यहाँ दिखा दिए ये सब स्पर्मेटोगोनिया। ये सर्टोली सेल्स है, इसका काम होगा न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करना जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देगा। इस सर्टोली सेल्स को मेंटेन एफएसएच करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो इसके बाहर वाले जो स्पेस होते हैं, इसके बाहर के स्पेस को कहते हैं इंटरस्टाटियल स्पेस। कौन सा स्पेस? इंटरस्टाटियल स्पेस, ठीक। ये बाहर वाला जो स्पेस है, सेमिनिफेरस ट्यूबल के जो बाहर में स्पेस है ना, या 2 सेमिनिफेरस ट्यूबल के बीच में कहोगे तो इसमें भी एक सेल्स होते हैं। इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टाटियल सेल्स और स्पेस, और इंटरस्टाटियल स्पेस, और उसके अंदर जो सेल होते हैं उसको इंटरस्टाटियल सेल कहेंगे, या इसी को कहेंगे लेडिक सेल। क्या बोलेंगे? लेडिक सेल। लेडिक सेल पे LH वर्क करेगा और इसका काम होगा एंड्रोजन को रिलीज करना, जिसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, रिलीज कराएगा, ठीक, ताकि एंड्रोजन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करेगा डेवलप करने में। साथ में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोगोनिया को भी हेल्प करेगा ताकि स्पर्म बना सके, ठीक है। तो एंड्रोजन का काम क्या होगा? स्पर्म बनाने में भी हेल्प करेगा। एफएसएच सर्टोली सेल को मेंटेन रखेगा, ये है सर्टोली सेल, ठीक। किसी को नर सेल भी कहते हैं, और इसका काम होगा न्यूरिशमेंट देना, ठीक है, न्यूट्रिशमेंट देना, किसको? जर्म सेल्स को, ठीक है, तो जर्म सेल्स को, ठीक है। तो आई बात समझ में यहाँ पे कि ये क्या है? तो हम कह सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स लाइन्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज मेल जर्म सेल्स, ठीक, और मेल जर्म सेल्स को ही क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। एंड सेकंड वन इज सर्टोली सेल्स, जिसका काम होगा न्यूरिशमेंट देना। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियल सेल। देखो स्पर्मेटोगोनियल सेल डिप्लॉइड है, 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, n का मतलब होता है हैप्लॉइड, ठीक। अब 2n है डिप्लॉइड का मतलब फुल प्लेट, हैप्लॉइड का मतलब हाफ प्लेट। उसमें आप माइटोसिस कीजिएगा तो आपको मैंने अभी बताया है कि जब भी आप माइटोसिस करोगे तो 2 सेल बनेगा और दोनों सेल में क्रोमोसोम फिक्स होंगे, तो यानी स्पर्मेटोगोनिया 2 बनेंगे, ठीक। अब 2 बनेंगे तो माना जाता है ऐसा, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है मगर मैं आपको थोड़ा सा बता के जल्दी से एनसीईआरटी की ओर चलूंगा। स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉइड बना वो 2 तरह का बनता है, एक को कहा गया टाइप ए, एक को कहा गया टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। अब टाइप ए और टाइप बी में समझो, टाइप बी जो होंगे इसका ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होगा, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, डिवीजन नहीं हो रहा है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, वो बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्म जब डिवीजन नहीं हुआ तो ये इसका मतलब ये भी 2n है, तो ये भी क्या होगा? 2n ही होगा। ध्यान से सुनना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ऊपर का जितना भी स्ट्रक्चर होगा सब डिप्लॉइड होंगे, मतलब सब 2n होंगे।
और इसके बाद जो स्ट्रक्चर होंगे चाहे वो मेल हो या फीमेल, मेल में भी आइएगा या फीमेल में भी आएगा, प्राइमरी लेवल से ऊपर सब डिप्लॉयड, प्राइमरी के बाद सब हैप्लॉयड, सारे के सारे एन, यानी अब यहां से जो चलेगा वो सारे के सारे एन चलेंगे। अब आइए टाइप ए क्या करता है, तो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया ये माइटोसिस करेगा, डिवीजन करेगा, फिर से बनाएगा टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी फिर से ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करके क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और टाइप ए फिर से माइटोसिस करके टाइप ए टाइप बी, फिर टाइप बी चला जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, टाइप ए फिर से डिवाइड होगा, बनेगा ए और बी। इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब कभी भी स्पर्म सेल्स खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि एक बार स्पर्म सेल डिवाइड होता है तो एक चला जाता है स्पर्म बनने में और एक रह जाता है, फिर से डिवाइड करके फिर से बना लेता है। आया बात समझ में? तो आप कह सकते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया इज ए स्टेम सेल ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्टेम सेल है, और टाइप बी जो है वो प्रीकर्सर है किसका, स्पर्म सेल्स का। इतनी बातें क्लियर है? आगे आते हैं, अब हम लोग एक कहानी यहीं से स्टार्ट होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या क्या बात आएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, 2n होगा, ठीक। अब आप इसमें याद रखना सबसे पहले होगा मियोसिस फर्स्ट। अब आपको याद है मियोसिस फर्स्ट ये कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसा बना दें, इसमें सपोज करो इस तरह से बना देता हूं मैं, आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, एक सेल बना दिया, इसके अंदर 2n डाल दिया, लो ये 2n डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें सबसे पहले इसी का नाम दे दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, ये रिडक्शनल डिवीजन है। तो क्या करेंगे, दो नए सेल बनाएंगे, ठीक। अब बताओ, अब आप लोग पढ़े हुए हो कि क्या होगा, दो नए सेल रिडक्शन डिवीजन हाफ हो जाएगा, तो इसमें n और इसमें n, ऐसे भी आपको बताया प्राइमरी के बाद सब n हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी, ठीक है, इसको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, याद रखना, ठीक है। तो एक प्राइमरी से कितने सेकेंडरी बने, दो, एक और एक, दो। आ रहा है समझ में? देखिए सब लोग को कोई क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, ठीक। अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें क्या होगा, मियोसिस, फिर से मियोसिस स्टार्ट होगा। अब इस बार मियोसिस सेकंड होगा, और मियोसिस सेकंड आपका कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, हम जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए। तो मियोसिस सेकंड में क्या होगा, अगेन ये दो सेल बनेगा, अब इक्वेशनल डिवीजन है तो जो यहां है वही यहां बनेगा, n का ही बनेगा दो, ठीक है, यहां भी बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से दो, इस तरह से कितने बन गए, चार बन गए, आप लोग को विजुअल होगा। अब देखो ये चारों को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड, ठीक है। तो यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, चार। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, दो। देखो 1 2 3 4, यानी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लीजिएगा, दो स्पर्मेटिड, और दो सेकेंडरी से कितने बनेंगे, चार बनेंगे। तो समझ में आया? पहले हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से करेंगे, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर मियोसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन, चार स्पर्मेटिड बन गए। अब जल्दी से आप लोग देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को नहीं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक। इसके आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूं, इसके आगे चलो उधर मैं बता देता हूं सबसे अच्छा। अब क्या होगा, देखो यहां मैं बता देता हूं, मान लीजिए 1 2, इस तरह से मैं बना लिया, 3 4, देख लो सब लोग को विजुअल है, हाँ एकदम विजुअल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक मिनट रुको, मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लूं, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या,
उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोसेस को हम लिख देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सबसे लास्ट प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक, स्पर्मियोजेनेसिस। इसके लिए एफएसएच जिम्मेवार होते हैं, याद रखना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या करता है, हर स्पर्मेटिड को, ये स्पर्मेटिड था, याद रखना, हर स्पर्मेटिड को स्पर्म में चेंज कर देता है। इसके पास भी एन होगा, इसके पास भी एन, ऐसे ऐसे एन कितने बनेंगे, ये बनेगा, ठीक है, 4 एन बन जाएगा। इसको कहते हैं, इस 4 को कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक, या इसको हम लोग कहेंगे क्या, स्पर्म सेल, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ कहेंगे या स्पर्म सेल। तो क्या क्या किए हम लोग, देखिए बोर्ड पे फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या किए। सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें इसको लिए मियोसिस फर्स्ट किए, रिडक्शन डिवीजन, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन होता है, 1 सेकेंडरी से 2 स्पर्मेटिड, दोनों से क्या बना, 4 स्पर्मेटिड बना। अब स्पर्मेटिड में फाइनल एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और ये स्पर्मियोजेनेसिस कुछ नहीं करेगा, सिंपली क्या करेगा, स्पर्मेटिड को चेंज कर देगा स्पर्मेटोजोआ, जिसे स्पर्म हम लोग कहते हैं। यहाँ पे याद रखिए एफएसएच का वर्क होता है स्पर्मियोजेनेसिस पे, ठीक, जो कि एनसीईआरटी हम लोग को लिखता है। अब एक चीज और, हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी पे हम लोग थोड़ा बात करें, ठीक है, एनसीईआरटी का देखो, एनसीईआरटी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए हुए, हम लोग को समझना है थोड़ा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया है एनसीईआरटी एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखा दिया है, ठीक। इसमें ऐसे ऐसे कोई बड़े बड़े सेल्स को इस तरह से, ये 2n 2n 2n, क्योंकि 2n, ठीक, इस तरह का सेल्स को दिखा दिया है 2n, ठीक। यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का भी सेल्स दिखा दिया है, इस तरह का, मान लीजिए इस तरह का दिखा दिया है, इस तरह का दिखा दिया, ठीक, इस तरह। इसको कह दिया गया क्या, सर्टोली सेल, ठीक, और इसको कह दिया गया स्पर्मेटोगोनियम, ठीक, स्पर्मेटोगोनियम। अब आपको पता है कि स्पर्मेटोगोनिया से पहले क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिख ले, फिर प्राइमरी से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लिख ले, डिवीजन करके यहीं पे छोटे छोटे प्राइमरी, छोटे छोटे सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्म, ठीक। अब देखो ये सर्टोली सेल है ना, अब एक स्पर्म सेल्स का देखो क्या होगा, यहां पे देखो इस तरह से, कहने का मतलब ये स्पर्मेटोगोनियल सेल है, डिवाइड करके बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से बनेगा सेकेंडरी, कैसे बनेगा, मियोसिस सेकेंड करके, फिर उसके बाद बनेगा स्पर्मेटिड, सॉरी प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा क्या, मियोसिस फर्स्ट, और सेकेंडरी से स्पर्मेटिड बनेगा मियोसिस सेकेंड, और उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होगा, तो स्पर्मेटिड चेंज हो जाएगा किसमें, स्पर्म में। अब देखा गया क्या कि स्पर्म जो होते हैं वो अपना हेड जो होते हैं वो सर्टोली सेल्स में लगाए हुए होते हैं, देखो हेड है ना अपना, सर किसमें इम्बेडेड किया हुआ है, सर्टोली सेल्स में, ताकि न्यूट्रिशन लेते रहे, न्यूरिशमेंट लेते रहे। फाइनली न्यूरिशमेंट लेगा और अपना सर को निकालेगा ऐसे, और निकालेगा और यहाँ से फिर भागेगा कहाँ, ये बताओ, सेमिनिफेरस ट्यूबुल था ना, उसके अंदर का था, इसके अंदर ये भागेगा कहाँ, तो सबसे पहले जाएगा ट्यूबुलर रेक्टी से कहाँ, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, एफ्रेंसिया से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से आप जानते हैं कि कहाँ जाएगा। तो इतना था आपके पास क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखना है कि स्पर्म सेल्स का हेड किसमें होता है, सर्टोली सेल्स में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट मतलब कि स्टार्ट करते हैं oogenesis। चलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो अभी हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया, स्पर्म बनता है कैसे देख लिए, इसी को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। अब एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। स्पर्म के स्ट्रक्चर में देखो क्या है, अगर रफली मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का ड्रॉ करेंगे, ठीक। इसके ऊपर एक्रोजोम्स होते हैं, देखो इसके, याद रखना पूरा के पूरा स्पर्म सेल्स, इंटायर स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं,
क्वेश्चन आता है कि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे इंटायर ऑफ स्पर्म सेल्स को क्या सराउंड करते हैं, तो कहिएगा यस। ठीक, पूरे स्पर्म सेल्स, देखो ब्लू कलर से मैं जो दिखा रहा हूं ना, ये क्या है, पीएम है, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पूरे स्पर्म सेल्स को इंटायर, एक्रोजोम पे भी होता है, मैंने दिखाया नहीं, एक्रोजोम पे भी होता है। तो सबसे पहले याद रखिए कि स्पर्म का क्या है, तो स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। एनसीईआरटी में नेक नहीं है तो हेड, मिडिल पीस और टेल याद रखना, ऐसे याद रख लीजिए, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। हेड रीजन कहां से कहां होता है, तो याद रखना ये यहां से यहां तक क्या है, हेड रीजन। देखिए हेड रीजन में क्या है, तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस है, ये क्या है, एन क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, याद रखना इसको न्यूक्लियस कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा। स्पर्म के सबसे ऊपर में टिप पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं एक्रोजोम, जो बनता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, याद रखना गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। एक्रोजोम्स, इसी को गैंट लाइजोसोम्स कहते हैं। इसके पास स्पर्म लाइसिन होता है। स्पर्म लाइसिन का मतलब क्या है, समझिए जैसे ये पेन है, पेन का जो कैप है, ये कैप। ठीक, मैं आपको इस तरह से दिखाता हूं, देखो देखो इस तरह से मैं दिखाता हूं, देखो ये पेन ब्लैक पेन है मगर ब्लू कैप है, तो ये जो कैप होगा इसी को एक्रोजोम्स कहेंगे, इसी को एक्रोजोम्स कहेंगे। क्यों बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो सुनिए, एक्रोजोम्स बोलेंगे। सबसे पहले ओवा के पास, जब ओवा जाएगा तो ओवा को सबसे पहले टच कौन करेगा, यही एक्रोजोम्स। तो एक्रोजोम जाता है, टकराता है, टकराएगा तो ये ब्रस्ट करेगा। इसके अंदर क्या है, एक्रोजोम के अंदर क्या है, ये एक्रोजोम पूरा का पूरा एक्रोजोम है। ठीक, इसके अंदर क्या है बताइए, एक्रोजोम के अंदर क्या है, तो हम कहेंगे स्पर्म लाइसिन है। क्या है, स्पर्म लाइसिन, याद रखिएगा, इसको एक्रोजोम कहते हैं, ये ऊपर वाले को पूरे को, और इसके अंदर जो है ये स्पर्म लाइसिन है। ठीक, अब स्पर्म जैसा ही जाएगा, सोचिए कि स्पर्म सेल जैसा ही ओवा से टकराएगा, इसका ऊपर का मेम्ब्रेन फटेगा और स्पर्म लाइसिन निकलेगा। स्पर्म लाइसिन बहुत जरूरी है ताकि ओवा को होल्ड कर सके, ओवा को ब्रेक कर सके, ताकि स्पर्म सेल अंदर जा सके। तो याद रखना एक्रोजोम को बनता है क्या है, गोल्गी। जिस मेल का स्पर्म बन रहा है उसके एक्रोजोम नहीं है, समझिए सर पटकते रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो याद रखना है गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एक्रोजोम, इसी को गैंट लाइसोसोम कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं स्पर्म लाइसिन। उसके नीचे आइएगा तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हैप्लॉइड होगा, एन होगा, पूरा इंटायर किस चीज से होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होगा। अब स्पर्म सेल्स का नीचे आइए, नेक रीजन। नेक रीजन में दो सेंट्रियोल होते हैं, एक कहा जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक कहा जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होते हैं वो जब जाइगोट बनता है तो इसका कहता है क्या कि इट प्ले वाइटल रोल इन फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। जाइगोट जब आगे पढ़िएगा, जाइगोट जब पहला क्लीवेज होता है तो 2 सेल का बनता है, तो उसमें ये बहुत बड़ा प्ले रोल अपनाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का, जाइगोट के क्लीवेज में। डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या होता है, तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा, तो ये माइक्रोट्यूबुल्स को बनाता है, माइक्रोट्यूबुल्स को बनाता है, ये माइक्रोट्यूबुल्स को बनाता है ताकि टेल को सपोर्ट कर सके, फ्रेमवर्क दे सके, मैकेनिकल सपोर्ट कर सके, स्केलेटल सपोर्ट कर सके। कौन, ये डिस्टल सेंट्रियोल। तो डिस्टल सेंट्रियोल माइक्रोट्यूबुल बनाएगा किसके लिए, टेल के लिए, ताकि टेल को कौन सा सपोर्ट कर सके, स्केलेटल सपोर्ट मिल सके। ठीक, अब यही टेल की वजह से तो वो स्विम करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अगर किसी का टेल काट दीजिए, स्पर्म सेल का अगर टेल नहीं होगा तो वो मूवेबल नहीं होगा। बीच में आते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या होता है, तो हम कहते हैं स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल की तरह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को नेवन कण कहते हैं, याद रखना है, नेवन कण कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्म सेल्स में हमारे पास क्या आया, पूरा स्पर्म सेल, एंटायर स्पर्म सेल सराउंड किस चीज से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। स्पर्म सेल के पास जो न्यूक्लियस होगा वो हैप्लॉइड होगा। स्पर्म सेल के टिप पे जो स्ट्रक्चर होता है उसे एक्रोजोम कहते हैं। एक्रोजोम के अंदर जो एक्रोजोम कंटेन क्या करता है, स्पर्म लाइसिन। एक्रोजोम को ही क्या कहते हैं, गैंट लाइसोसोम। एक्रोजोम बना हुआ किस चीज का है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। ठीक, इसको रीजन को क्या कहते हैं, हेड। तो हेड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोजोम। नेक में क्या होगा, 2 सेंट्रियोल होंगे। फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होगा क्या, जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट का क्लीवेज कराता है, याद रखना। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, जाइगोट का वो क्या करेगा, क्लीवेज कराएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, क्लीवेज कराएगा। डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या होगा, माइक्रोट्यूबुल्स का फॉर्मेशन करेगा ताकि टेल को क्या करे, स्केलेटल सपोर्ट मिल सके। स्केलेटल सपोर्ट को ये क्या करेगा, तो हम कह सकते हैं माइक्रोट्यूबुल्स को बनाता है। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक, और ये क्या है, मिडिल पीस के पास क्या होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, स्पाइरल होता है, याद रखना यहाँ कैसा होता है, स्पाइरल। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होगा बताओ, मूव करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ एनर्जी देने का काम कौन करेगा, यही नेवन कर्ण काम करेगा जो मिडिल पीस होता है। यानी मिडिल पीस क्या किया, प्रोवाइड किया एनर्जी, टेल प्रोवाइड क्या किया, मोबिलिटी मूविंग, और हेड क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल लेके चल रहा है। हेड बहुत जरूरी है, बिना हेड आप समझ सकते हैं किसी का भी कोई काम का नहीं है। तो एक्रोजोम समझ में आया, इतनी बातें क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम लोग के पास नेक्स्ट आता है oogenesis। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर है सब लोग को। देखो जरूर आप लोग वीडियो देखो, एंड तक देखो, और जरूर लाइक और कमेंट करो कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट oogenesis स्टार्ट करते हैं।